नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में तकरार जारी है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी को किसी भी सूरत में 135 सीटें नहीं दी जाएंगी। उद्धव के इस बयान के बाद गठबंधन पर खतरा नजर आने लगा है। 135 सीटें ना देने की बात करें, आप जितनी भी सीटें देंगे उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? यही सब बातें मैंने उनके सामने रखी हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अंतिमतः अच्छी बातें इसमें से निकलेंगी। चर्चा जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फिर खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी से उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में कह दिया है, अब फैसला बीजेपी को करना है। क्या आर पार हो सकता है? देखो, 25 साल से इसकी चर्चा आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर, लेकिन आज तक तो इस पर ही रहा है, उस पर हुआ नहीं है। सीट और सीएम पद पर जारी गतिरोध को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गठबंधन में लड़ाई अब आर पार वाली हो गई है। सर, आपने जो कहा है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इतनी सीटें आप लोग की तरफ से उनको प्रस्तावित। नहीं, मैंने बोल दिया उनको, सारी बातें खुलकर क्यों कहूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने मेरी भूमिका बीजेपी के साथ शेयर की है और चर्चा जारी है। जब फैसला हो जाएगा आपके माध्यम से पूरी दुनिया को पता चलेगा। उद्धव ठाकरे ने इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी लहर को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा कि उन्होंने कई बड़ी बड़ी लहरें देखी हैं। उधर आदित्य ठाकरे ने अपने पिता और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अभी से ही मुख्यमंत्री मानना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आदित्य ने ट्वीट किया, उससे इस बात को उधर आदित्य ठाकरे ने अपने पिता और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अभी से ही मुख्यमंत्री मानना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आदित्य ने ट्वीट किया, उससे इस बात को बल मिलता है कि वो उद्धव को सीएम मान रहे हैं। दरअसल उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया था कि मैं वादा करता हूं कि उद्धव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मार्शल आर्ट को पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में एक विषय के तौर पर शामिल करेगी। बीजेपी शिवसेना के सीएम पद के दावे को खारिज कर रही है। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा। शिवसेना से बढ़ती तकरार के बीच बीजेपी अब सुलह के मूड में दिख रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी आज शाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और गतिरोध तोड़ने की कोशिश होगी। उधर गठबंधन में चल रही खींचतान को सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आगे आए हैं। वो 18-19 सितंबर को महाराष्ट्र में रहेंगे, जहां शिवसेना से सीट विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान पर निशाना साधा है और उनकी तुलना आईसीयू के मरीज से की है। पार्टी के मुखपत्र साधना के संपादकीय में लिखा गया है कि सुरक्षित सीट तलाश रहे पृथ्वीराज की दिमागी हालत गड़बड़ा गई है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्हें सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है। इसी के जवाब में सामना में सीएम पर निशाना साधा गया। सामना में लिखा गया कि जब पृथ्वीराज को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया था तब उनके पास तहसील चलाने का अनुभव नहीं था। शिवसेना ने यह भी कहा कि पृथ्वीराज के कार्यकाल में सूबे में भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है। उधर सीटों को लेकर विवाद कांग्रेस और एनसीपी में भी बरकरार है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज बैठक हो सकती है। आखिरी फैसला एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की मौजूदगी में होगा। आरोपियों से मुलाकात को लेकर घिरे सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रशांत भूषण की ओर से कोर्ट में पेश किए गए विजिटर्स रजिस्टर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए और कहा कि रजिस्टर में 90% एंट्री फर्जी है। दरअसल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा आवास पर 2G और कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलते रहे हैं। रंजीत सिन्हा ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष पहले ही पेश कर दिया है।
7 साल में पहली बार डीजल के दाम घट सकते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। तेल कंपनियों की आज समीक्षा बैठक है, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने पर फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल 1 रुपए और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर तक कम हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आर रघुराम राजन ने डीजल के दाम को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है, इसलिए वक्त आ गया है कि डीजल के दाम कंपनियां खुद तय करें। मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट के बाद अब थोक महंगाई दर में भी जबरदस्त कमी आई है। अगस्त में महंगाई दर घटकर 3.74% हो गई है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। इस साल जुलाई में थोक महंगाई दर 5.19% थी। जून में ये दर 5.6% थी, लेकिन अगस्त में थोक महंगाई दर में भारी गिरावट दर्ज हुई है और अब ये दर 5 साल के सबसे निचले स्तर यानी 4.25% पर पहुंच गई है। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ते नजर आएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई रिक्शा को लेकर नया नोटिफिकेशन बनकर तैयार है और 10 दिनों में इसे जारी भी कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा रखी है और कहा है कि जब तक केंद्र ठोस नीति नहीं बनाता ई रिक्शा नहीं चलेंगे। अब नए नोटिफिकेशन के 10 दिनों में जारी किए जाने की बात नितिन गडकरी ने कही है। 100 दिनों का लेखा जोखा पेश करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि रोजाना 30 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि 1,500 किलोमीटर हाईवे बनाने का आवंटन हुआ था, जिसमें 1,000 किलोमीटर तैयार हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे 63% छोटे टोल प्लाजा बंद कर दिए गए, जहां पैसे की वसूली पूरी हो चुकी है। उन्होंने चिप के आधार पर 359 टोल प्लाजा शुरू करने की बात भी कही। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि पीएम अपने उन 14 मंत्रियों से नाराज हैं जिन्होंने 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में नहीं बताया है, लेकिन पीएमओ की क्या उपलब्धियां रही हैं। 100 दिनों का लेखा जोखा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के टास्क मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सभी मंत्रालयों का लक्ष्य 10% और बढ़ा दिया है और सभी मंत्रियों को मार्च 2015 तक 10% विकास लक्ष्य हासिल करने को कहा है। पीएम ने एचआरडी मंत्रालय को टारगेट दिया है कि साक्षरता दर 72% की जगह 80% हासिल किया जाए। पीएम ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 7,700 किलोमीटर सड़कें और रेल मंत्रालय से 500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने का टारगेट दिया है। मोदी सरकार अब गंगा नदी को लेकर यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी में है, जिसका नाम गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेज होगा। दुनिया की अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां नदी प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता की पढ़ाई और रिसर्च होगी। गंगा प्रोजेक्ट मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा पर अलग मंत्रालय बनाया है। गंगा की साफ सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की भी घोषणा की जा चुकी है और अब गंगा यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्व सीएजी विनोद राय के खुलासे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि मनमोहन ने यह जरूर कहा कि उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई और अपने कर्तव्य का पालन किया। दरअसल पूर्व सीएजी विनोद राय ने खुलासा किया था कि 2G और कोयला घोटाले के बारे में मनमोहन को जानकारी थी। विनोद राय ने यह भी कहा कि कैग रिपोर्ट से मनमोहन का नाम हटाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने दबाव डाला था। दिल्ली में गोकुलपुरी के बीजेपी विधायक रंजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। गोकुलपुरी SC/ST के लिए आरक्षित सीट पर है। उन पर आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने गलत प्रमाण पत्र पेश किए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक रंजीत सिंह पर एफआईआर हुई है और मामले की जांच जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी विधायक रंजीत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। साईं बाबा का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुंबई के एक साईं मंदिर ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। अर्जी में मांग की गई है कि साईं का अपमान करने वालों पर कार्रवाई हो। मुंबई के कांदिवली साईं धाम मंदिर ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को आरोपी बनाया है और कहा है कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को मुस्लिम कहकर साईं भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाई है। साईं बाबा भगवान है या नहीं इसे लेकर एक और धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के संभल में 1 नवंबर को यह धर्म सभा होगी।
आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया कि सभा की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास करेंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक सेना का गठन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सेना घर घर जाकर शराब छुड़ाने का अभियान भी चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की त्रासदी को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो जन्मदिन मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का 64वां जन्मदिन है। पीएम ने ट्वीट किया कि मेरी सभी से प्रार्थना है मेरा जन्मदिन न मनाया जाए और हम मिलकर जम्मू कश्मीर के अपने भाई बहनों के लिए तन मन धन से जो मदद कर सकते हैं करें। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर ट्वीट किया कि चीन के राष्ट्रपति 17 सितंबर को गुजरात से भारत यात्रा शुरू करेंगे। उनके स्वागत में कार्यक्रम होंगे, लेकिन मेरे जन्मदिन के निमित्त कुछ नहीं होगा। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के घर में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। उनकी मां हीराबा भी इसी घर में रहती हैं और उन्हें भी अपने बेटे का इंतजार है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सरकार ने पीएम के भाई के घर के साथ ही पास के घरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। 17 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति के दौरे से पहले भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों के घुसपैठ कर टेंट लगाने का मामला सामने आया है। बरल्डी सुप्रीमो अजीत सिंह का बंगला खाली कराए जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए उसका पुतला फूंका। इससे पहले आरएलडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की त्रासदी को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। अपनी रिपोर्ट में सरकार ने कहा कि बाढ़ में फंसे सभी पर्यटकों को निकाल लिया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बचावकर्मियों पर हुई पत्थरबाजी का मामला भी रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आई तबाही में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आई तबाही में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के पानी में धीरे धीरे कमी हो रही है, लेकिन इतने दिनों से जमा पानी में महामारी फैलने का खतरा भी गहराने लगा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक करीब 2 लाख लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। श्रीनगर में अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं। यहां कई इलाकों में बाढ़ से घिरे घरों में लोग छतों पर दिन गुजारने को मजबूर हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में हजारों घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें, खेत, खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जम्मू में बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है। कई इलाकों में हजारों घर जमींदोज हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों पर शरण लिए हुए हैं। यहां सेना की तरफ से रहने के लिए टेंट्स का इंतजाम किया गया है। पुंछ में बारिश और बाढ़ से टूटी सड़कों और रास्तों की मरम्मत की जा रही है। पुंछ में सेना का राहत और बचाव का अभियान जारी है। सेना के जवान लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर में फंसा साहनी दंपति सकुशल अपने घर आगरा लौट आए हैं। दोनों वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में मवेशियों की तस्करी को लेकर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। रात में दर्जनों लोग सड़क पर उतर आए और जिन ट्रकों में जानवर ले जाए जा रहे थे उन्हें फ्लाईओवर पर रोक दिया गया। स्थानीय लोगों के मौके पर पहुंचे पुलिस वालों से भी जमकर बहस हुई। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। मवेशियों की सप्लाई को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली के कई इलाकों से मवेशियों को रात में चुराकर उनकी तस्करी की जाती है। देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर से एक कैदी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। शरीजुद्दीन नाम का कैदी अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 6 मार्च से जेल में बंद है। शरीजुद्दीन के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौत को संदिग्ध बताया। तिहाड़ में कैदियों की खुदकुशी और मौतों के बढ़ते मामले को लेकर जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है।
दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में एक रोड रेज का मामला सामने आया है। एक बिल्डर ने गाड़ी तेज चलाने से नाराज होकर एक स्पोर्ट्स बाइक के डीलर की पिटाई कर दी। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन के पास पुलिस से बर्बरता देखने को मिली है। दरअसल पुलिस ने चोरी के आरोप में नाबालिग को पकड़ा था। उसके बाद बड़ी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। अलीगढ़ के मड्राक इलाके से 5 सितंबर को लापता हुई नाबालिग लड़की की लाश जंगल से बरामद की गई। आशंका जताई जा रही है कि लड़की को अगवा करने के बाद उसे गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। कानपुर के काकादेव इलाके में मंचलों के डर से 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। यूपी के श्रावस्ती में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हादसा श्रावस्ती जिले के इकौना इलाके में हुआ। हरियाणा के नारायणगढ़ में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पुल की रेलिंग तोड़कर बेगना नदी में जा गिरी। बस नारायणगढ़ से अम्बाला जा रही थी, जिसमें ज्यादा कॉलेज के छात्र बैठे हुए थे। बिहार के नालंदा में भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया। सोहडी इलाके में यह मकान वार्ड पार्षद का था। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस में बदमाशों ने एक सेना के सिपाही को लूट लिया। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में कब्र से बच्ची के शव के गायब होने का मामला सामने आया है। लोगों के मुताबिक गुलाला घाट के कर्मचारियों ने बच्ची को गायब किया। दिल्ली से पटना जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। यूपी के कानपुर में स्पेशल पुलिस की टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित था। यूपी के कानपुर में पुलिस ने ढाबे पर सरकारी चावल उतार रहे 3 ट्रकों को पकड़ा है। बिहार के नवादा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। रजौली में छापेमारी कर पुलिस ने हजारों लीटर शराब बरामद की और उसे बहा दिया। यूपी के बांदा में अवैध खनन इस समय चरम पर है। रात के 10 बजते ही अवैध खनन में लगे दर्जनों ट्रैक्टर बालू की ढुलाई में लग जाते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस के एक एएसआई ने अपनी पत्नी का चालान काटकर ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की मिसाल पेश की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके में 2 भालू पेड़ पर चढ़ गए। पुलिस और वन विभाग की टीम जब घंटों की मशक्कत के बाद भालुओं को पेड़ से नहीं उतार सकी तो एक्सपर्ट बुलाए गए।